साथियों, आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज हमने पहली बार एक ऐसा टॉपिक लिया है जहां पर हमने ये कहा है कि पुलिस को जमानत के लिए कितने रुपए, कितनी राशि देनी पड़ती है। हमारे ढेर वीडियो के बाद भी कई लोगों के दिमाग में यह बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही है। लोन डिफॉल्ट के मैटर में जब किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो नाना प्रकार से वह परेशान होता है और उन्हीं परेशानियों के बीच में जब कभी उसको पुलिस का फोन आ जाए या पुलिस उसके पास आ जाए और कहती है पुलिस कि तुम्हारा 10,000 रुपये का वारंट आया है, थोड़ा समझने में, थोड़ा शब्दों में अंतर होता है और अक्सर ये साथी पूछते हैं कि सर यदि हमारे नाम पर कोई वारंट आया है तो हमें कितनी राशि जमा करानी पड़ेगी। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक के साथ कुछ ऐसी बातें भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो आज तक हमारे चैनल पर हो सकता है नहीं आई हो। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और विकट हालातों से जब कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है, लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है, लोन डिफॉल्ट का शिकार होने पर, लोन डिफॉल्ट का शिकार होने पर उसके खिलाफ सेक्शन 25, 316, 318 या 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट दर्ज होती है और सभी एनबीएफसी कंपनियों ने, लगभग सभी एनबीएफसी कंपनियों ने और कुछ बैंक ने भी कानून और नियमों को ताक पर रखते हुए जहां व्यक्ति निवास करता है उसके हजारों किलोमीटर दूर मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। जिस मैटर में यदि इन्वेस्टिगेट किया जाए तो कई मुकदमे कानून की अवहेलना करते हुए खुद सिद्ध करेंगे कि इन मुकदमे में क्षेत्राधिकार को तार तार किया गया है, यानी कि क्षेत्राधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। और न केवल इन मुकदमों से लोन डिफॉल्टर मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से परेशान होता है, अपितु प्रत्येक राज्य की पुलिस भी इसको लेकर बहुत परेशान है, जिस पर संबंधित हाईकोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना आवश्यक है और यह देखना भी आवश्यक है कि कलकत्ता के नाम पर जितने भी सेक्शन 25 के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, यदि सेक्शन 25 का जवाब दिया जाता है तो कई जगह से डाक यानी कि लिफाफे रिटर्न आ रहे हैं और वहां पर उनके ऑफिस तक नहीं है। केवल कॉर्पोरेट ऑफिस का, रजिस्टर्ड ऑफिस का किसी जगह होना या एग्रीमेंट का साइन हो जाना यह पर्याप्त आधार नहीं है कि उस व्यक्ति का केस वहां पर फाइल हो। सेक्शन 25 के अंतर्गत क्लियर है, बहुत ही क्लियर विजन है कि जिस एनबीएफसी बैंक के जिस अकाउंट में लोन डिफॉल्टर साथी का अमाउंट हिट हो रहा है, ईसीएस हिट हो रहा है, बाउंसिंग चार्जेस डिडक्ट हो रहे हैं, केवल उस ब्रांच, समझना, केवल उस बैंक, जैसे मान लीजिए एबीसीडी फाइनेंस कंपनी है और इसका अकाउंट एसबीआई बैंक के अंदर है। अब एसबीआई बैंक की पर्टिकुलर जो ब्रांच है जहां पर उनका खाता है, वही के पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या एनआई स्पेशल कोर्ट में ये मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं। इस मामले में जब भी कोई लोन डिफॉल्टर अपने अधिकारों और हक के साथ यदि दस्तावेजों की मांग करता है तो किसी एनबीएफसी कंपनी द्वारा अपना बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है कि भाई इस तारीख को
ये राशि तुम्हारी डिडक्ट हुई, ये बाउंस हुई, और ये हमारे बैंक की ब्रांच का एड्रेस है और ये स्टेटमेंट है। कभी प्रोवाइड नहीं करा जाता है। और एकमात्र ये डॉक्यूमेंट यदि संबंधित वकील साहब अपने रिकॉर्ड पे मंगवा ले, केस वही स्पष्ट कर देगा कि किस तरीके से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। जिस मैटर में हमने न्याय की हत्या के संदर्भ में जून 2025 में एक महाअभियान चलाया था, साथियों का सहयोग पर्याप्त नहीं मिला, वरना आज स्थितियां कुछ और होती। खैर कोई बात नहीं, हम हमारे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक यह है कि मान लीजिए कि किसी भी कोर्ट में आपके खिलाफ सेक्शन 25, 316, 318 या 138 एनआई एक्ट का मुकदमा होता है, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यह केवल एक क्रिमिनल कंप्लेंट केस है। 316, 318 को भी मैं क्रिमिनल कंप्लेंट ही कहूंगा, कारण कि अगर ये कॉग्निजेबल मैटर में अगर इसमें पार्टी ने कोई ऐसा एक्ट किया होता तो सीधी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में लगा रहे हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट केस चल रहे हैं। अब इन क्रिमिनल कंप्लेंट केसेस में क्या होता है? क्रिमिनल कंप्लेंट केसेस में चाहे सेक्शन 25 हो, 316, 318 हो या फिर 138 एनआई एक्ट हो, मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा, वीडियो को थोड़ा समझने की कोशिश करना। इन मैटर में जब भी कंपनी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है, बैंक आपको कार्रवाई करना चाहती है, तो सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट में स्पेशल आपको एक नोटिस दिया जाता है 15 डेज का। यानी कि जिस तारीख को आपका ईसीएस बाउंस हुआ, मान लीजिए आपका ईसीएस बाउंस हुआ 1 फरवरी 2026 को, तो इनको कंपनी को 30 दिन के भीतर आपको एक डिमांड नोटिस भेजना जरूरी है, जिसमें 15 डेज के अंदर ये अपने पेमेंट की डिमांड करते हैं कि आप पेमेंट जमा कराइए, अदरवाइज हम आपके खिलाफ को केस फाइल करेंगे। इस स्थिति में यदि आप पेमेंट करना भी चाहते हैं तो नोटिस आपको आ जाता है, तो नोटिस आने के 15 दिन के भीतर आप कंपनी को पेमेंट जमा करवा सकते हैं। लेकिन एक गलती कभी मत करना कि डायरेक्ट पेमेंट जमा करा दिया, बिल्कुल गलती नहीं करना। पेमेंट जमा कराते हो तो आपको उस जमा राशि के स्क्रीनशॉट्स के सहित उन वकील साहब को और कंपनी को एक नोटिस 15 दिन के भीतर ही आपको जारी करना पड़ेगा कि आपके नोटिस की पालना में हमने पेमेंट जमा करा दिया है, कोई केस फाइल नहीं करे। इस स्थिति में हमारे नयन जी भट्ट साहब के, इन्होंने यही प्रक्रिया पूरी की थी। कंपनी ने केस फाइल कर दिया था, उन्होंने कोर्ट में जाकर डायरेक्ट मूव किया कि नोटिस ये आया था, 15 दिन के भीतर मैंने ये राशि जमा करा दी, ये वकील साहब को सूचना दे दी और ये बैंक को सूचना दे दी, केस खारिज हुआ, विड्रॉल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया। यहां पर इन्होंने शपथ पत्र पेश किया था कोर्ट में, एक एफिडेविट पेश किया था और उसमें लिखा था कि हमने 15 दिन का नोटिस दिया, बावजूद पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, पेमेंट जमा नहीं कराया, जबकि पार्टी करा चुकी थी। इस मैटर में अगर पार्टी चाहती तो कंपनी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकती थी। कोर्ट खुद इस मैटर में ऑर्डर दे सकता था कि इन्होंने गलत शपथ पत्र पेश किया, जो एक जघन्य अपराध है। साथियों ये ध्यान रखिए कि आपको नोटिस आ गया, आपने नोटिस का आपको जवाब जरूर देना है। जवाब इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये एनबीएफसी कंपनियां जो है ना, आंख मूंद के केस फाइल करती है और आपके जवाब को रिकॉर्ड पे लेती नहीं है, लेकिन आपके पास भेजे गए मेल की कॉपी, जो जवाब भेजा उसकी कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट होती है, जो कोर्ट में इनके परखच्चे उड़ा देती है कि क्यों तुमने इन जवाब को रिकॉर्ड पे नहीं लिया, क्यों कोर्ट को गुमराह किया, क्यों गलत शपथ पत्र पेश किया। तो इसीलिए जवाब देते हो तो जवाब ध्यान रखिएगा, आप जितने भी जवाब देते हो कभी ये रिकॉर्ड पे नहीं लेते, आर्बिट्रेटर नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
या तो कोर्ट है साहब। अब यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए आपके खिलाफ केस फाइल हो गया। अब केस फाइल हो गया तो केस में सबसे पहले क्या होता है, मैं मुद्दे की बात करूंगा, आपको उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ तो सबसे पहले, खैर अब प्री कॉग्निजेंस नोटिस नहीं आते 223 के अंतर्गत, पहले 223 के अंतर्गत प्री कॉग्निजेंस नोटिस आते थे, जहां पर पार्टी को अपनी आपत्ति पेश करने का अधिकार था कि वाजिब आधारों पर वो अपनी आपत्ति पेश कर सकता है, लोन से संबंधित दस्तावेजों की मांग कर सकता है, यदि उसने पेमेंट जमा करा दिया तो उस मैटर में अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पेश कर सकता है, जो भी कानूनी आपत्ति लेना चाहे ले सकता है। अब इस मैटर में सबसे पहले कोर्ट जारी करती है समन्स। समन्स लगभग आपको कोर्ट के नाम से बाई पोस्ट पहुंच जाते हैं। कभी कभी इन समन की तामील पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी कराई जा सकती है, लेकिन ये एक्चुअली फास्ट प्रोसेस के लिए बाई पोस्ट भेज दिए जाते हैं। आप लोग कई बार क्या करते हो, लेने से इनकार, नहीं लिया वापस भेज दिया, तो आप लोग ये समझते हो कि भाई मैंने लौटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लेने से इनकार भी करते हो, आपके घर पे ताला भी लगा है, आप घर छोड़ भी चुके हो, तो अंतिम ज्ञात पते पर इन्होंने अगर भेजा है तो वो समन तामील माना जाएगा और इस स्थिति में आपको जारी होता है बेलेबल वारंट। अब यहां थोड़ा समझना, एक्चुअली जो भी बेलेबल वारंट होता है ना, उसकी एक ही कॉपी होती है। कई बार आपने सुना होगा कि मैंने कई लीगल टीम वगैरह जो कॉल करती है, मैंने उनका पोस्टमार्टम किया हुआ, तो कहते हैं कि हमारे पास वारंट की कॉपी है, एक वारंट थाने में जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। बेलेबल वारंट हो, अरेस्ट वारंट हो, मफरूरी वारंट हो, जो भी वारंट हो, उस वारंट की केवल एक ही कॉपी होती है और उसके ऊपर लिखा होता है अरेस्ट वारंट। ठीक है, यहां पर 2 किसको भेजा गया है, पुलिस स्टेशन वगैरह का नाम आ जाएगा, आपका नाम और आपका एड्रेस आ जाएगा, किस धारा के अंतर्गत अपराध है वो आ जाएगा। इसके बाद नीचे एक लाइन लिखी होती है कि यदि व्यक्ति 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड कंप्लीट करे तो उसे गिरफ्तार न किया जाए, जमानत पर छोड़ा जाए। कोर्ट का नाम, केस नंबर और पेशी की तारीख, हियरिंग डेट होती है। अब यहां पर थोड़ा सा क्या होता है कि ये 10,000 रुपए देखकर हमारे एक साथी गए और पुलिस ने कहा 10,000 का जमानती वारंट है, उन्होंने 10,000 रुपए पुलिस वालों को दे दिए और मुझे आकर कहे कि सर 10,000 का वारंट था, 10,000 जमा करा दिए। सर पे हाथ रखा मैंने, क्या कहूं मैं ऐसे। यह है लोन डिफॉल्टर की बेवकूफिया। यहां क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि जब ये बेलेबल वारंट आया तो मैंने आपको क्या कहा, ये एक क्रिमिनल कंप्लेंट केस है जहां जमानत आपका अधिकार है। कोर्ट कभी भी आपके खिलाफ अनुच्छेद 21 की अवहेलना करके सीधा कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं करती है, वो जारी करती है जमानती वारंट, जिसको कि बेलेबल वारंट कहा जाता है। तो यहां यदि कोई पुलिस वाले आपको बुलाते हैं और जमानती वारंट है तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आप गए, आपका एक दोस्त गया, दोनों जने गए तो पुलिस ने आपको कागज पे साइन कराए। उस कागज पे लिखा होता है कि उक्त प्रकरण में मैं पेशी तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होऊंगा, और नीचे आपका जमानती साइन करता है कि यदि ये पेशी तारीख पे उपस्थित नहीं हुआ तो मैं 10,000 रुपए की राशि शास्ति, दंड, जुर्माना के रूप में जमा कराऊंगा। समझना इस चीज को, यहां कोई 10,000 रुपए जमा नहीं कराने, आपको केवल अपने साइन करने हैं, आपके जमानती को केवल और केवल साइन करने हैं। पुलिस को जमानत में 1 रुपया राशि लेने का न कानूनी अधिकार है, न मौलिक अधिकार है, न कोई अधिकार उनको अपने विभाग की तरफ से दिया गया है।
1 रुपया भी यदि कोई पुलिस वाला आपसे लेता है और ये बात सिद्ध हो जाती है, इस मामले में सीधी शिकायत दर्ज होती है। और आजकल एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में बहुत एक्टिव है। आप रात दिन वीडियो सुनते होंगे। तो ये अक्सर गलती हो रही है कि जमानत के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो वारंट में लिखा है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। 5000 तो क्या 5000 देने पड़ेंगे। 10,000 लिखे तो क्या 10,000 देने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, 1 रुपया भी नहीं देना है। यहां केवल साइन करना है, और साइन इस बात का है कि आप पेशी तारीख को कोर्ट में उपस्थित होंगे, और किसी कारण से यदि आप पेशी पर उपस्थित नहीं हुए तो ये जमानत मुचलका जो था वो आपका निरस्त हुआ। ऐसी स्थिति में जब भी आप जमानत करवाते हो, कोर्ट जाते हो, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट इस जमानत मुचलके के लिए 200, 400, 500 रुपए, यूं नहीं कि 10,000 है तो 10,000 रुपए जुर्माना लेंगे। 200, 500 जो भी उचित है, 100 रुपए भी होता है। और कभी कभी किसी व्यक्ति की निर्धन स्थिति को देखते हुए और वकील साहब द्वारा विशेष निवेदन करने पर जुर्माना माफ भी कर दिया जाता है प्रथम उपस्थिति के रूप में। ये चीज ध्यान रखिए। और इसी तरह जो अरेस्ट वारंट होता है ना, अरेस्ट वारंट में किसी केस का जिक्र ही नहीं होता है। अरेस्ट वारंट में सीधी सी ये चीज होती है कि इस व्यक्ति की इस प्रकरण में गिरफ्तार करके इस तारीख से पहले कोर्ट में पेश करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि प्रत्येक राज्यों की पुलिस परेशान है। क्यों? अब राजस्थान है, राजस्थान में कलकत्ता का वारंट आया, पुलिस को किसी को गिरफ्तार करना है और किसी महिला को गिरफ्तार करना है। अब महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला को लेके कहां जाना है? कलकत्ता जाना है। अब कलकत्ता जाना है तो एक महिला कांस्टेबल तो जा नहीं सकती है, उसके साथ एक और चाहिए, और उसके साथ एक पुलिसकर्मी जवान भी चाहिए। अब इतने लोगों को जाने के लिए सबसे पहले पुलिस उच्चाधिकारियों की परमिशन चाहिए। बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूं। यूं नहीं कि गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे के अंदर पेश करना है तो तुरंत दौड़े दौड़े ट्रेन में चढ़ जाओ। नहीं, उसके लिए इनको परमिशन लेनी पड़ती है बाकायदा। इसीलिए ये चीज जो है पुलिस के लिए तनाव का इश्यू बनता जा रहा है, और कलकत्ता के अंदर भी वारंट की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे कारण ये है कि हजारों किलोमीटर दूर जो सफर होता है ना, वो कोई पुलिस जवान करना नहीं चाहता है। ईमानदारी की बात यही है। और सबसे बड़ी बात कि किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करके यदि कोई पुलिस का जवान ले जा रहा है तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की, उसके जीवन की, उसके बीच में खाने पीने, यात्रा, जो भी खर्चा होता है उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसको राज्य सरकार को वहन करना है। लेकिन राज्य सरकार तो तब वहन करेगी जब बिल बन के जाएंगे। तो और कई बार तो बिल पास ही नहीं होते हैं। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं ना, वो बेचारे उन पुलिस जवानों के माथे चढ़ते हैं जो वारंट की तामील कराते हैं। और यही कारण है इन वारंट की तामील हो नहीं पाती है। पुलिस जाती भी है तो उनको रिक्वेस्ट मोड में कहती है, भाई तुम्हारा कलकत्ता से वारंट आया है तो वारंट रिकॉल करा देना, जमानत करा देना, कुछ भी करा देना, लेकिन मेरे पास ये वारंट आया है। जब अरेस्ट वारंट आया, कभी कभी आप पुलिस को कहते भी हो, भाई मेरे पास जमानत करने के भी पैसे नहीं है, तुम तो मुझे गिरफ्तार करो और अभी मेरा अरेस्ट मेमो बनाओ और मुझे लेके जाओ। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है उस समय। पूछो मत, आप पूछो मत, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा, कानून का ज्ञान आपको होना चाहिए, अपने अधिकारों की जानकारी आपको होनी चाहिए। यहां पर जो राशि आप देने की बात करते हैं ना, वो केवल एक मुचलका है, केवल एक डॉक्यूमेंट साइन करना है। आपको पुलिस को कोई राशि जमा नहीं करानी है। कई बार कई पुलिसकर्मी इन वारंट के नाम पर लोगों को डरा धमका कर पैसा भी ऐंठ लेते हैं। तो वहां पर आपको स्ट्रिक्ट रहना है। कोई कहे 10,000 रुपए दो, नहीं भाई तू तो मुझे लेके जा, तू तो मुझे लेके जा, बात खत्म, मेरे पास पैसा नहीं है। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बीवी के गहने बेच के आप पैसा ला के पैसा दो। मैं खुला कहता हूं, विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हुए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर कोई बजाता जाएगा। तो थोड़े से अधिकार हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए आपको, कि
जब भी कोई वारंट आता है तो उसके जमानत के लिए आपको पुलिस को कभी कोई राशि जमा नहीं करानी है। इस बात को तरीके से समझ लेना। इसी के साथ आज की बात को समाप्त करता हूं। टॉपिक कैसा लगा जरूर बताएं। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े। इस प्रकार की ढेरों जानकारियां दी जाती है। किसी विशेष मुद्दे पर बात करना चाहे तो डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।